हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज की जो वीडियो है, अगर इसमें आवाज़ की क्लियरिटी नहीं है तो आप लीड का यूज करें। लीड का यूज करेंगे तो आपको आवाज़ क्लियर सुनाई दे जाएगी। ठीक है, तो हम लोग ओम का नियम पढ़ रहे थे। तो बेटा मैंने आपको बताया कि ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के स्रोत के बाद जो विभवांतर है V, वो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, या तो इस तरह कह लो, और V इक्वल टू आपको क्या होगा आई आर। यहाँ पर जो कैपिटल आर है बच्चों, ये क्या है, एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक बेटा, तो ये हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर। तो अब आर क्या है, प्रतिरोध। तो अगर मैं कभी कभी हमसे पूछा जाता है आई और V के मध्य ग्राफ बनाओ, तो बच्चों आप ऐसे कह सकते हो आई समानुपाती V और आई इक्वल टू V अपॉन आर। ठीक है, यदि मैं आई और V के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं तो बच्चों कैसा आएगा। तो आप देख रहे हो कि आई डायरेक्टली V है, तो आई की मैक्सिमम पावर 1, V की मैक्सिमम पावर 1, तो मतलब रेखीय समीकरण है। तो जब तो जो ग्राफ हो किस तरीके से हुआ, आई को मैंने y एक्सिस के अलॉन्ग लिया और V को बच्चों मैंने x एक्सिस के अलॉन्ग लिया। तो आई और V के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर दूँ तो इस तरह का आएगा, स्ट्रेट लाइन का। अब हमसे कभी कभी इसकी ढाल पूछी जाती है, इसकी ढाल क्या होगी। अगर इसकी ढाल मतलब tan थीटा, तो यहाँ से बच्चों अगर मैं ये लेता हूँ तो ये जो अंतराल है मैं कह रहा हूँ, ये अंतराल डेल्टा आई का होगा, ये अंतराल डेल्टा V का होगा, और यहाँ से अगर ढाल पूछे, ढाल होती है आपकी tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता होगा, डेल्टा आई डिवाइड बाई डेल्टा V। ठीक है, ये क्या होगा बच्चों 1 अपॉन आर। तो इसके जो ग्राफ की ढाल है वो क्या देगी, प्रतिरोध का व्युत्क्रम देगी। इस तरीके से होगा। कभी कभी बच्चों एक क्वेश्चन आ जाता है आपका यहाँ पर, और वो क्वेश्चन इस तरह से आता है। जैसे मान लीजिए आपको आई और V के बीच में ग्राफ दिया हुआ, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिलता है कि आई और V के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। मान लीजिए इधर y एक्सिस के अलॉन्ग आपको आई दी है, x एक्सिस के अलॉन्ग आपको ये दिया हुआ है, और ये इनके बीच में ग्राफ है, और आपको कुछ वैल्यू दी होंगी यहाँ पर। इस तरीके से ऐसे कुछ वैल्यू आपको इंडिकेट करके दी हुई होती है। ठीक है, मान लीजिए आपको ये वैल्यू दी हुई है 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट। ठीक है बच्चों, और इसके संगत आपको धारा की भी वैल्यू दी होगी, आई की, इस तरीके से ये। ठीक, ऐसे मान लीजिए आपको दिया 2 एम्पियर, ये आपको दिया हुआ 4 एम्पियर, ये आपको दिया हुआ 6 एम्पियर, और ये आपको दिया 8 एम्पियर। ठीक है, ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, और आपसे कहा जाता है कि जिस चालक के लिए आई और V के बीच में ग्राफ प्लॉट किया हुआ है उसका प्रतिरोध निकालो। तो बच्चों आप प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तो देखो इसका जो प्रतिरोध है वो नियत है, क्योंकि आई और V के ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो ढाल नियत है। तो आप कैसे करोगे, कोई भी दो अंतराल ले लो बच्चों। जैसे मान लीजिए मैंने एक अंतराल तो ये सिलेक्ट कर लिया, और एक अंतराल बच्चों मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया। तो ये अंतराल क्या हो गया, 6 - 4 2 एम्पियर का, और ये अंतराल कितना होगा 30 - 20 10 वोल्ट का। ठीक है, अब आपको पता है कि जो प्रतिरोध, तो आपका जो ये वैल्यू है डेल्टा आई की, और ये वैल्यू आपकी डेल्टा V की। आपको पता है जो चालक तार का जो प्रतिरोध होता है आर, वो क्या होता है डेल्टा V डिवाइड बाई डेल्टा आई। ठीक है, तो डेल्टा V कितना बच्चों आपका, डेल्टा V आपका कितना 10, और डेल्टा आई कितना होगा 2। सो आर के लिए कितने हुए 10 डिवाइड बाई कितनी 5 ओम। तो इस तरीके से हम किसी चालक का प्रतिरोध निकाल लेंगे अगर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रतिरोध। प्रतिरोध पर हम डिस्कस करते हैं। प्रतिरोध को बच्चों इंग्लिश में हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, प्रतिरोध क्या, रेजिस्टेंस क्या। तो जैसे आप सब लोग जानते हैं कि प्रतिरोध क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, चालक का वह गुण जो चालक में से धारा के प्रवाहित होने का विरोध है। ठीक है, तो हम अगर प्रतिरोध के बात लिखें तो क्या लिखेंगे, चालक का वह गुण जो चालक से
धारा प्रवाह का विरोध करता है, बच्चों क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है। तो चालक का वह गुण जो चालक में प्रवाहित धारा के बहने का विरोध करता है क्या कहलाता है? चालक का प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है। इसे कैपिटल आर प्रतिरोध का मतलब है रुकावट। अगर बच्चों आप ऐसा देख रहे हो कि धारा के प्रवाह में रुकावट है, धारा के बहने में रुकावट हो रही है, तो इसका मतलब धारा के प्रवाहित होने में जो रुकावट होती है बच्चों, उसी को प्रतिरोध कहते हैं, है ना। अब देखो, ये प्रतिरोध नाम की चीज हर किसी के पास होती है। अब इस प्रतिरोध का कारण क्या है कि भाई धारा, हर चालक अपने में से धारा के प्रवाह का विरोध करता है। हर चालक ये, ठीक है, धारा अपने में धारा के बहने का विरोध करता है। क्यों करता? आपको मैं बताता हूँ बच्चों। तो आपको इसमें मैंने बताया हुआ कि चालक के अंदर क्या होते हैं? धनायन भी होते हैं। अगर मैं चालक की बात करूँ, ये क्या धनायन भी है, ठीक है, और जो स्थिर रहते हैं। परमाणु भी होते हैं, धनायन भी होते हैं चालक के अंदर। ठीक है, ये धनायन मान लीजिए, धनायन दिखा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन चला तो इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया, इस तरह टकरा तो वो चलता है। तो जब ये चलता है तो ये जो धनायन है ये इनसे टकरा रहा है, तो ये धनायन क्या कर रहे हैं? इस इलेक्ट्रॉन के चलने का विरोध कर रहे हैं। आपको पता है कि किसी चालक से धारा का प्रवाह कब होगा? किसी चालक से धारा का प्रवाह बच्चों कब होगा? किसी चालक से धारा का प्रवाह केवल उस समय होगा बच्चों जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो। भाई इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह एक निश्चित दिशा में चलने पर ही तो क्या होता है? धारा प्रवाह होता है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर चलते हैं, तो चालक के अंदर बहुत से धनायन हैं, बहुत से परमाणु हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इन परमाणु और धनायनों से टकराते हुए चलते हैं। तो ये परमाणु और धनायन इस इलेक्ट्रॉन के चलने का, इन इलेक्ट्रॉन के चलने का करते हैं? विरोध करते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने का विरोध करते हैं। तो ये जो धनायन द्वारा या परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन के चलने में बच्चों जो रुकावट है, इसी रुकावट को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इसी रुकावट को हम प्रतिरोध कहते हैं। ये रुकावट हर चालक के अंदर होती है। ऐसा नहीं कि केवल चालक, ये रुकावट नहीं होती। ये रुकावट जो होती है ये हर चालक के अंदर होती है। ठीक है। हाँ, ये बात अलग, किसी के लिए रुकावट ज्यादा होती है, किसी में रुकावट कम होती है, बट होती सब में है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने में, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने में चालक द्वारा उत्पन्न इसी रुकावट को बच्चों हम क्या बोलते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध क्या है? चालक द्वारा इलेक्ट्रॉन या आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न की गई रुकावट। ठीक है। और कारण मैंने आपको बता दिया कि धनायन और परमाणु से टकराना ही क्या इनके रुकावट का कारण है बच्चों। ठीक। अब हम बात करते हैं प्रतिरोध के मात्रक की। ठीक है। जो आप सब लोग जानते हैं प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम। तो इसका जो SI मात्रक है, इसका SI जो मात्रक है बच्चों वो क्या है? ओम है। ठीक है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है, ये ओम का सिंबल है। ठीक है। अब हम परिभाषा करते हैं, एक ओम की परिभाषा क्या है बच्चों? एक ओम, 1 ओम को हम डिफाइन करते हैं कि एक ओम कहते किसी को क्या होता है? एक ओम। तो बच्चे जैसे आपको पता है कि V इक्वल टू क्या होता है? IR। ठीक है। सो R इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन I। सो R की वैल्यू 1 ओम कब होगी बच्चों? तो आप बताइए R की वैल्यू 1 ओम उस समय होगी जब V की वैल्यू कितनी हो? 1 वोल्ट और I की वैल्यू कितनी हो? 1 एम्पियर। अगर आप, ठीक है, R की वैल्यू 1 ओम कब होगी? जब V की वैल्यू 1 वोल्ट और 1 एम्पियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं किसी चालक के स्रोत के बाद, अगर हमसे कोई पूछे एक ओम परिभाषा क्या, तो मैं क्या लिखूंगा? किसी चालक के स्रोत के मध्य 1 वोल्ट, ठीक, किसी चालक के स्रोत के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर, 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर यदि चालक में
1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक का प्रतिरोध, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम के तुल्य, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम के तुल्य होता है। ठीक है, यदि किसी चालक के स्रोत में बच्चों में कितने विभवांतर आरोपित करें, 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करें और उस चालक में कितनी धारा प्रवाहित हो, 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो, तो उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम के तुल्य होगा। ठीक है, परिभाषा है। अगर मैं आपसे करूं कैपिटल आर की विमा क्या है, कैपिटल आर की विमा, ठीक है, प्रतिरोध की विमा क्या है बच्चों। तो अगर मैं कैपिटल आर की विमा की बात करूं तो अब आपको सबको पता है कि एज क्या होता है, वी इक्वल टू क्या आपका आई आर इक्वल टू क्या होगा बच्चों, वी अपॉन आई। वी क्या विभवांतर, विभवांतर क्या, ठीक है, वी क्या आपका विभवांतर है। अब बच्चों विभवांतर विमा कैसे निकलोगे, तो आपको पता है कि आर वी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, और डब्ल्यू बाई क्यू की वैल्यू क्या आपकी आई टी, बोलो है या नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू रखूं तो देखो आप क्या आ गया, वी इक्वल टू, तो आर इक्वल टू मतलब आर इक्वल टू वी जगह लिख दिया मैंने डब्ल्यू और वाई क्यू, क्यू मतलब आई टी, एक मल्टीप्लाई कर दिया आई, तो आर क्या आ गया आपका डब्ल्यू बटे आई स्क्वायर टी। तो अब इसकी विमा लिख देते हैं ना, तो यहां से डब्ल्यू की विमा क्या हुआ, तो कार्य की M1 L2 T माइनस, तो कार्य विमा ये है डब्ल्यू की M1 L2 T माइनस 2, और दूसरा आपका आई स्क्वायर, आई का मतलब ए का स्क्वायर और टी का मतलब टी। ठीक, तो इसकी विमा क्या आ गई आपकी M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2। ठीक है, M1 L2 T माइनस 3 और A माइनस 2, ये है आपकी R की विमा। ठीक है बच्चों, यहां तक नोट करो। हाँ बच्चों, ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओम के नियम की उत्पत्ति। ओम के नियम की उत्पत्ति। ठीक है, हमें ओम के नियम की उत्पत्ति करनी है, ओम के नियम को प्रूव करना बच्चों। ठीक है, तो ओम के नियम की उत्पत्ति हम कैसे करेंगे, क्या है ओम का नियम। तो अगर मैं ओम के नियम की बात करूं तो बच्चों जो ओम का नियम है, ठीक है, ओम का नियम आप सब बता कि V अपॉन आई इक्वल टू आर, आर का मतलब कांस्टेंट नियतांक। ठीक, तो आपको ये सिद्ध करना कि V और I का अनुपात नियतांक होता है। नियत होता है कब, जब चालक की भौतिक अवस्था, ताप, दाब, लंबाई, मोटाई आदि में कोई परिवर्तन नहीं है, तो V और I का अनुपात हमेशा नियत होगा। ये आपको प्रूव करना है, यही आपका ओम का नियम है। ठीक है, V और I का अनुपात क्या होता है, हमेशा नियत होता है, ये आपको प्रूव करना है। तो अब ये चीज हम कैसे प्रूव करेंगे, V और I का अनुपात नियत है। ठीक है, या आपका ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि कैपिटल R इक्वल है ML अपॉन NE स्क्वायर ए टॉ। मतलब किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो इस तरह दिया था, कैपिटल R इक्वल ML अपॉन NE स्क्वायर ए टॉ होता है, ये सिद्ध कीजिए। ठीक है, या V अपॉन I का अनुपात जो R है कांस्टेंट, वो नियत, तो ये सिद्ध कीजिए। ठीक है, R इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर ए टॉ, ये सिद्ध कीजिए। तो आपको ये सिद्ध करना है कि R इक्वल टू क्या ML अपॉन NE स्क्वायर ए टॉ होता है। ठीक है, तो करते बच्चों। अब हमें बताया कि एज हम लोगों ने पढ़ा है कि अपवावेग और विद्युत धारा के मध्य
क्या संबंध होता है, I इक्वल टू NEAVD, ये है आपका अपवावेग व विद्युत धारा के मध्य संबंध। अब बच्चों I इक्वल टू NEA, अब आपको VD का एक फॉर्मूला मैंने कराया था, अगर परिमाण बात को स्मॉल e कैपिटल E टॉ डिवाइड बाई M, ये किसका है, ये V का फॉर्मूला है। सो I इक्वल टू आप कितना बच्चों NE स्क्वायर A टॉ डिवाइड बाई M इंटू कैपिटल E। क्लियर बच्चों। और जो कैपिटल E है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, आप NE स्क्वायर A टॉ डिवाइड बाई M। बच्चों आपने पढ़ा हुआ है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर का संबंध इक्वल टू था dV अपॉन dr, ठीक है। अगर मैं कहूँ चालक के स्रोत के मध्य विभवांतर कितना आपका V, तो V क्या चालक के स्रोत के मध्य का विभवांतर V इक्वल टू IR होता ना। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो E इक्वल टू चालक के स्रोत में विभवांतर कितना बच्चों V, और चालक की लंबाई कितनी है L, तो dr क्या जगह L और विभवांतर कितना V, तो E की जगह बच्चों मैं लिख सकता हूँ V बाई N, ठीक है। अब इस I को जल जाते हैं, बाकी सब कुछ ले जाते हैं, तो इधर क्या आएगा जो आपका इधर जाएगा ये, तो इधर ये वाली कितनी आएगी M L अपॉन NE स्क्वायर A टॉ, ML अपॉन NE स्क्वायर A टॉ इक्वल टू क्या आएगा बच्चों V अपॉन I, और ये किसके इक्वल आपका R, ठीक है। तो जो किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, R इक्वल टू क्या होता है ML अपॉन NE स्क्वायर A टॉ। तो ये है चालक के प्रतिरोध को ज्ञात करने का फॉर्मूला, ठीक है। तो किसी चालक का प्रतिरोध किस फॉर्मूले से दिया जाएगा बच्चों, ML अपॉन NE स्क्वायर A टॉ। तो यहाँ से आपका V अपॉन I जो इक्वल टू R है, तो R का फॉर्मूला क्या गया बच्चों, आपका R का फॉर्मूला आ गया ML अपॉन NE स्क्वायर A टॉ, ठीक है। ये चालक का प्रतिरोध है, फॉर्मूला है R का ML अपॉन NE स्क्वायर A टॉ का, ठीक है। अब एक चीज देखो बच्चों आप कि अब ओम का नियम क्या कहता है कि V और I का अनुपात एक नियतांक के तुल्य होता है, V और I का अनुपात एक नियतांक के तुल्य होता है। बट वो नियतांक के तुल्य कब होगा, जब चालक की भौतिक अवस्था मतलब चालक की लंबाई, चालक की मोटाई, चालक का तापमान, ये सब चीज क्या हो नियत हो, तभी तो होगा। तो बेटा अगर आपका L नियत है, L मतलब कांस्टेंट, यहाँ पर देखो M तो कांस्टेंट है, द्रव्यमान में तो कांस्टेंट रहता ही है, L नियत है आपका, अगर A भी कांस्टेंट है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र नियत है, और तापमान टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर का संबंध होता है विश्रांति काल से। देखो M नियत, L भी नियत, भौतिक अवस्थाओं में N भी नियत है, क्योंकि ये भी चालक पर प्रकृति पर डिपेंड करता है। ये इलेक्ट्रॉन ये फिक्स है, ये आपका अनुप्रस्थ काल ये भी नियत है, ये तापमान से प्रभावित होता है तो भी नियत है। तो ये सारी चीज क्या आ जाएगी आपकी कांस्टेंट। तो R जो है वो आपको किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा। कब, जब V और I का अनुपात क्या बच्चों आपका एक नियतांक के तुल्य है, ठीक है। तो ये चीज भी आपके यहाँ से प्रूव होती है कि R इक्वल टू क्या आपका ML अपॉन NE स्क्वायर A टॉ। तो बच्चों आपका जो प्रतिरोध का फॉर्मूला है वो क्या आया, प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या है बच्चों आपका R इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर A टॉ, ये आया आपके चालक का प्रतिरोध। तो किसी चालक का प्रतिरोध कैसे दिया जाएगा, R इक्वल ML अपॉन NE स्क्वायर A टॉ के फॉर्मूले से दिया जाएगा, ठीक है। अब एक चीज देखो बच्चों, तो अब कभी कभी क्वेश्चन बनता है, यहां तक किसी चीज पर नोट करो, कभी कभी एक क्वेश्चन बनता है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक बताओ, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर, किन किन चीजों पर निर्भर करता है बताओ। तो बच्चों आपको पता किस किस में करेगा, देखो एक चीज बताओ, क्या चाल V इक्वल टू IR है और R इक्वल टू क्या V अपॉन I, क्या किसी चालक का प्रतिरोध विभवांतर पर निर्भर करता है,
क्या किसी चालक का प्रतिरोध धारा पर निर्भर करता है? बच्चों ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में आर जो है वो आपका क्या है, एक नियतांक है। इस वाले फॉर्मूले, स्पेशली बोल रहा हूँ, इस वाले फॉर्मूले में आर आपका एक नियतांक है, और जो ये नियतांक है ये किस पर डिपेंड करेगा? नियतांक तो नियतांक होता है, नियत होता है, ये डिपेंड नहीं करता। तो किसी चालक का प्रतिरोध विभवांतर और धारा पर निर्भर नहीं करता है, इसी तरह। जबकि जो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में ये आर का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आर नियतांक नहीं है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो आप बता सकते हो कि इस पे निर्भर करेगा, इस पे निर्भर नहीं करेगा, बट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप नहीं बता सकते कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा, क्योंकि इसमें आर नियतांक नहीं है। तो अब देखो आपका जो आर का फॉर्मूला वो क्या है? आर का फॉर्मूला आपका एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर एटो, ये आपका प्रतिरोध का फॉर्मूला। तो बच्चों बताओ किस किस पर निर्भर करेगा? देखो आप, तो पहला आप देख रहे हो, देखो एम तो द्रव्यमान सब जानते हैं ना, इसके तो बोलेंगे नहीं। तो पहला कौन सा आपका पॉइंट? एल। एल का मतलब चालक तार की लंबाई। तो आप कहेंगे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? चालक तार की लंबाई पर निर्भर करेगा, ठीक बच्चों। दूसरा पॉइंट आप क्या बोलोगे? ये ए क्या है? चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो दूसरा, तीसरा अगर हम बात करें स्मॉल एन। स्मॉल एन बच्चों ये जो चीज है स्मॉल एन, ये होती है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम बोलते हैं स्मॉल एन। अब जो ये संख्या है ये चालक की प्रकृति न करे, क्योंकि लोहे के इकाई अगर हमारा चालक लोहे का है तो लोहे के इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग होगी। यदि हमारा चालक कॉपर का है तो कॉपर के मतलब तांबे के चालक के इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग होगी, मतलब अलग अलग चालक में ये वैल्यू अलग अलग होती है। तो इसे कौन प्रभावित करता है? चालक की प्रकृति, कि चालक आपका लोहे का बना है, चालक आपका तांबे का बना है, या किसी अन्य धातु का बना है। तो सुनो, इस एन का मतलब यहाँ पर इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो मेटेरियल पर डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ मेटेरियल, पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करेगी, चालक की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति या चालक की प्रकृति पर बच्चों ये आपकी डिपेंड करेगी। और एक आप देख रहे हैं टॉ को बोलते हैं विश्रांति काल। एक्चुअल में जो विश्रांति काल है वो प्रभावित होता किससे? तापमान से। किसी चालक का जो विश्रांति काल है तापमान में। तो आप फोर्थ पॉइंट जो टॉ है ये किससे प्रभावित? तापमान से। तो आप लिख सकते हो चालक का तापमान, ठीक है। तो ये वो फैक्टर हैं जो किसी चालक के प्रतिरोध को बच्चे क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो किसी चालक का प्रतिरोध इन फैक्टरों पर, इन चीजों पर डिपेंड करता है। वो मैंने आपको बता दिया किस पे करता है? चालक तार की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति और चालक के तापमान पर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, जो हम प्रतिरोध बच्चों जो हम सामान्य दिखाते हैं ना, चालक के प्रतिरोध को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ना। ये अगर मैं ये वाला सिंबल लगाया तो इसमें प्रतिरोध है, ये आर का। तो हम प्रतिरोधों का संयोजन किस तरह करते हैं? तो नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रतिरोधों का संयोजन है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या? प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधों को हम किस प्रकार संयोजित करते हैं? बेटा जो प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोधों का हम दो प्रकार से संयोजन करेंगे, ठीक है। तो मान लेता प्रतिरोधों को हम दो प्रकार से संयोजित करते हैं।
फर्स्ट है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। पहला कौन सा बेटा आपका श्रेणी क्रम संयोजन, और सेकंड बेटा आपका समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, दो प्रकार से हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो पहले हम डिस्कस करेंगे श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन को बच्चों इंग्लिश में हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और समांतर क्रम को इंग्लिश में हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, दो प्रकार से प्रतिरोधों का संयोजन होता है, सीरीज में और पैरेलल में। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो पहले हम लेते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब कौन से बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, श्रेणी क्रम में हम देखेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? अगर मान लीजिए मेरे पास 3 प्रतिरोध हैं, अगर मैं पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, बीच में कोई और तीसरे टाइप का कोई प्रतिरोध नहीं आना चाहिए जॉइंट में, और इस तरीके से मैं दूसरे का अंतिम तीसरे के पहले से, इस तरह का मैं जोड़ दूं तो ये कॉम्बिनेशन कहलाएगा। वो मतलब एक ही लाइन में जोड़ना। तो मैं कह रहा हूं मेरे पास 3 प्रतिरोध है, R1, R2 और R3। इन तीनों प्रतिरोधों को एक विभवांतर की बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, इस तरह कॉम्बिनेशन की एक ही लाइन जोड़ना कहलाता है श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन कहलाएगा। मैं कह रहा हूँ मेरे पास 3 प्रतिरोध है, R1, R2 और R3। इन तीनों प्रतिरोधों को विभवांतर की एक बैटरी से कैसे जोड़ा गया है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब यहां से क्या होगा बच्चों, अगर मैं इस कुंजी के को बंद कर देता हूँ, ये आपकी कुंजी है, तो इसको बंद करने पर परिपथ पूरा हो जाएगा, धारा प्रवाहित होगी। अगर ये खुली रहेगी तो परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, जब मैं इसको बंद करूंगा तो धारा प्रवाहित होगी। हमेशा धारा से क्या होती है, ज्यादा विभव से कम विभव की ओर, तो ज्यादा पोटेंशियल से कम, तो इस तरह से धारा प्रवाहित हो जाएगी बच्चों। अब देखो इसमें अगर I धारा है तो इसमें कितनी I और इसमें कितनी I, तो हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में क्या होता है बच्चों, श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान एक समान होता है। ठीक है, अगर इस वाले प्रतिरोध में I धारा तो इस वाले में भी क्या होगा बच्चों, I धारा, और इस वाले में क्या होगी I धारा। तो हर प्रतिरोध में धारा क्या रहेगी, एक समान होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के स्रोत के मध्य विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध प्रवाहित धारा का मान क्या होगा बच्चों, एक समान होगा। इस तरह का डेरिवेशन आपने 10th क्लास में किया होगा। अब मैं कह रहा हूं कि इस V विभवांतर में से V1 वोल्टेज ये वाला प्रतिरोध खा जाता है। ठीक है, इस V विभवांतर में से V2 वोल्टेज ये वाला प्रतिरोध खा जाता है, और V3 वोल्टेज ये वाला प्रतिरोध खा जाता है। इसका मतलब ये कि मैं कह रहा हूं R1 के मध्य कितना विभवांतर खर्च हो गया, विभव पतन हो गया V1। R2 के मध्य कितना विभव पतन हो गया V2, और R3 में कितना विभवांतर खर्च हो गया V3। तो V1, V2 और V3 क्रम से R1, R2 और R3 जो आपके प्रतिरोध, इनमें विभवांतर का पतन हो गया है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो बच्चों, श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान तो एक समान होगा। इसमें प्रवाहित धारा I, इसमें धारा I और इसमें धारा I, बट प्रत्येक प्रतिरोध के स्रोत के मध्य जो विभवांतर है वो अलग है। इसके मध्य विभवांतर V1, इसके मध्य विभवांतर V2, इसके मध्य विभवांतर V3। तो आपको ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान तो एक समान होता है, जबकि उनके स्रोत के मध्य विभवांतर का मान असमान होता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि 3 प्रतिरोध है मेरे पास, R1, R2, R3, तीनों को एक विभवांतर की बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक बच्चों, तो अगर मैं ओम का नियम लगाऊं, तो मैं ओम के नियम से क्या बोलूंगा, ओम के नियम से। तो ओम के नियम से क्या है बच्चों, V1 इक्वल टू क्या आएगा आपका I R1, V2 इक्वल टू क्या आएगा आपका I R2, और V3 इक्वल टू क्या आएगा आपका I R3।
ठीक है, ओम के नियम से बात करूं मैं तो V1 क्या होगा आपका IR1, V2 इक्वल टू क्या होगा आपका IR2 और V3 इक्वल टू क्या होगा आपका IR3। क्लियर। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इन तीनों प्रतिरोधों को हटा दूं और इन तीनों प्रतिरोधों को हटा के मैं इन तीनों के स्थान पर एक प्रतिरोध ये वाला जोड़ूं RS, और ये अकेला प्रतिरोध वही काम करे जो तीनों मिलके कर रहे हैं। बेटा ये तीनों प्रतिरोध मिलके क्या काम कर रहे हैं, ये तीनों प्रतिरोध R1, R2 और R3 तीनों प्रतिरोध मिलके क्या काम कर रहे हैं, तीनों प्रतिरोध मिलकर V वोल्टेज खाके कुल कितने वोल्टेज खा रहे हैं, तीनों मिलकर कुल कितने वोल्टेज खा रहे हैं, V वोल्टेज खाकर इस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित करा रहे हैं, I एम्पियर धारा प्रवाहित करा रहे हैं। ठीक है, तीनों मिलकर क्या काम कर रहे हैं, V विभवांतर की वोल्टेज खाकर I एम्पियर की धारा प्रवाहित करा रहे हैं। अगर मैं इन तीनों को हटाऊं और इन तीनों को हटाकर मैं एक प्रतिरोध जोड़ देता हूं इन तीनों की जगह, और ये अकेला प्रतिरोध भी वही काम करता है जो ये तीनों मिल करते हैं। ये तीनों क्या करते हैं, V विभवांतर की वोल्टेज खाके I एम्पियर धारा प्रवाहित करते। अगर ये अकेला वही काम करें, V विभवांतर की वोल्टेज खाके ये भी कितनी धारा प्रवाहित कराए, I एम्पियर की धारा प्रवाहित कराए, तो ये अकेला इन तीनों की क्या होगा, तुल्य होगा। तो मैं कह रहा हूं कि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना RS है। ठीक है बच्चों, अगर ऐसा है तो ओम के नियम से अब क्या होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, ओम के नियम से, तो ओम के नियम से बच्चों मैं क्या बोलूंगा, V इक्वल टू क्या होगा आपका IRS। ठीक है, ओम के नियम से क्या है मेरा, V इक्वल टू क्या आएगा मेरा, V इक्वल टू मेरा IRS आएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा V इक्वल टू IRS। ठीक है, तो RS इक्वल टू क्या आ गया, ये आएगा आपका। ठीक है, अब एच मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि ये V किसके बराबर है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V किसके इक्वल है, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो वैल्यू रख देता बच्चों, तो V की जगह मैंने क्या रख दिया, IRS रख दिया, V1 की जगह क्या रख दिया मैंने, IR1 रख दिया, V2 की जगह क्या रख दिया बच्चों मैंने, IR2 रख दिया, और V3 की जगह क्या रख दिया मैंने, IR3 रख दिया। तो I सब में से कॉमन आ गया, तो I हट गया, तो यहां से क्या है, RS इक्वल टू IR1 R2 प्लस R3, क्योंकि I तो इधर से कॉमन आ जाएगा और I से I कैंसिल हो जाएगा, तो आपका RS क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब ये हुआ कि श्रेणी क्रम संयोजन का जो तुल्य फॉर्मूला है, अगर 2, 3, 4 कितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम संयोजन का जो तुल्य फॉर्मूला, तुल्य प्रतिरोध निकालने जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। बच्चों ऐसा आपने कैपेसिटर में पढ़ा होगा, कैपेसिटर में ये चीज मिलती है समांतर क्रम में। तो जो वहां पर ध्यान रखना, कैपेसिटर और प्रतिरोध के कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। वहां पर जो समांतर क्रम में होगा वहां पर ये फॉर्मूला, यहाँ पर वो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसमें, श्रेणी क्रम में। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य फॉर्मूला किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ तक की चीज आप नोट करें, इससे आगे की चीज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का अध्याय यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। ठीक है, तो देख लेना, आपका श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन हमने पूरा कर दिया है। अब केवल आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो समांतर क्रम संयोजन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ओके, थैंक यू, बाय।